नमस्कार, मैं हूँ विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, दूसरे दौर का मतदान समाप्त हुआ। तीसरे दौर की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन 2 चरणों के मतदान में आपने नेताओं की जो बोलियां सुनी, जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, वो देख के आम जनता को भी शर्म आती है। बड़े-बड़े राजनेता कैसे एक-दूसरे को संबोधित करते हैं, किन भाषाओं में और किन उपमाओं से उनको नवाजते हैं, ये आपने देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के बड़े नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी की, जिन्होंने महाराष्ट्र की एक रैली में प्रधानमंत्री को तुम कह के संबोधित किया। इस तरह की भाषा क्या भारतीय लोकतंत्र में ये ठीक है, ये अच्छी परिपाटी है, ये तय करना आप और हमारा सबका कर्तव्य है। आज हम इसी विषय पे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए इलेक्शन मंत्रा को और अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइए कि क्या भाषा की मर्यादा होनी चाहिए? क्या महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के साथ ऐसी ही बातों का, ऐसे ही उपमाओं से उनको संबोधित किया जाना चाहिए? ये आप ज़रूर बताइए। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार राहुल गांधी ने सोलापुर महाराष्ट्र में भाषण देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी डरा हुआ है। वह जानता है कि चुनाव उसके हाथ से फिसल रहा है। मोदी जब डरता है तो झूठ बोलता है। यह तू तकार की भाषा किसी प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ राजनीतिक गरिमा गिराने वाली बात नहीं है, बल्कि खुद को सुप्रीम और दूसरों को तुच्छ समझने की मानसिकता भी है। राहुल गांधी को हिंदी ठीक से आती है। वह पिछले 20 साल से हिंदी प्रदेशों की राजनीति भी कर रहे हैं। भाषा की मर्यादा और लोकाचार का अब तक उनको ज्ञान हो जाना चाहिए। उनके सलाहकारों में मध्य प्रदेश के धुरंधर नेता दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, जो ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकी को भी ओसामा जी कहकर बुलाते रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी यदि शिष्टाचार का पालन नहीं करते तो दिक्कत कहीं और है। ये एक बार की बात नहीं है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अनादर की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि अगर भाजपा तीसरी बार निर्वाचित हुई तो भारत में आग लगा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सवाल किया कि क्या यह लोकतंत्र की भाषा है? कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे। आप अपना समय खराब मत कीजिए। लेकिन राहुल गांधी उसके बाद भी कहां रुके? विपक्ष द्वारा आयोजित रामलीला मैदान की रैली में राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने चुनाव का मैच फिक्स कर दिया और चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। गांधी परिवार क्या इस मानसिकता में जी रहा है कि उसका जन्म भारत पर शासन करने के लिए हुआ है, या फिर यह कि वह भारतीय संसद और प्रधानमंत्री पद से भी ऊपर है? सिर्फ पीएम मोदी के लिए ही राहुल गांधी ने असम्मान नहीं व्यक्त किया, बल्कि यूपीए सरकार के दौरान भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सार्वजनिक रूप से तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया था। अपनी ही सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राहुल गांधी ने शर्मिंदा किया था। कांग्रेसियों के लिए आशा के सबसे बड़े केंद्र राहुल गांधी ने कई बार दिखाया है कि न तो उनके मन में बड़ों के प्रति सम्मान है और न ही किसी संवैधानिक पद के प्रति। उनके मन में भाषा की मर्यादा। उन्होंने संसद के भीतर भी आचरण में बदलाव नहीं किया।
बार बार नरेंद्र मोदी का अपमान करने की आदत बना डाली। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। संसद के भीतर उन्होंने मोदी को निशाना बनाते हुए कहा था कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने और मोदी से नफरत नहीं करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा नफरती होता है। शायद उन्हें यह लगता है कि सिर्फ मोदी की वजह से वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सके हैं, इसीलिए वह मोदी पर लगातार हमले करते रहते हैं, उन्हें कोसते हैं और उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। राहुल गांधी का यह अपरिपक्व व्यवहार उनके ऊपर भी कुछ सवाल खड़े करता है, जो खुद को उनका सलाहकार बताते हैं। राहुल गांधी के पास सहायकों और सलाहकारों की फौज है, फिर भी कोई उन्हें उचित सलाह नहीं दे पाता। तो क्या मोदी को नीचा दिखाने की ये तमाम घटनाएं कांग्रेस की नीति का हिस्सा है? क्या फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, डोकलाम घटना के दौरान गुप्त रूप से चीनी दूत से मुलाकात, राफेल सौदे के बहाने मोदी को चोर कहने का वाकया भी उसी रणनीति का हिस्सा रहे हैं? हालांकि कांग्रेस में ही राहुल गांधी को अयोग्य मानते हुए कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। वे यह आरोप भी लगा चुके हैं कि राहुल उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं या उनकी नकारात्मक राजनीति में उनका साथ देते हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार और जय श्री राम। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था, इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में ही नहीं आता है। राहुल गांधी सरकार की नीतियों का पूरा अध्ययन नहीं करते और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बचकाना बयान देते हैं। वह कुछ पीआर प्रोफेशनल के भरोसे रहते हैं। वह उस मोदी को सतही हमलों से धराशायी करना चाहते हैं जिसके पास 24 साल सरकार चलाने का अनुभव है। मोदी सरकार पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है, जबकि यूपीए 2 में भ्रष्टाचार और रिश्वत के दर्जनों मामले सामने आए थे। पैसा कहां से आया और कहां गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई और अदालतों में अब भी मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी को खुद करोड़ों रुपए की संपत्ति और नकदी पारिवारिक विरासत में मिली है। इतनी सारी संपत्ति और संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद वह खुद को सफल नेता सिद्ध नहीं कर पाए हैं। मैं अपने देश के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को अवश्य दें। क्यों? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब एक मुंबई की हेरिटेज बिल्डिंग की तरह रह गई है, ये रहने लायक नहीं है। कुछ पुराने टके हारे जो नेता हैं वो टेका देके बिल्डिंग संभाले हुए हैं, तो ये बिल्डिंग संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन ये देश के हालात नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अपने ही हालात नहीं बदल पाए। कुछ कांग्रेस के हमारे साथी मुझसे नाराज हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अब इस कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। हमारे जितने साथी वहां हैं वो भी अपना भविष्य बनाने के लिए जितना जल्दी हो कांग्रेस छोड़ करने के लिए, और मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना वोट व्यर्थ न करें। नेहरू गांधी परिवार इस समय अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत को वापस पाने के लिए बुरी तरह दबाव में है। राहुल गांधी के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। संभवतः इसीलिए उनके भीतर भाषा की मर्यादा भी जाती रही है। विगत कुछ वर्षों से गांधी नेहरू परिवार अपना राजनीतिक आकर्षण खो रहा है, इसलिए अब यह परिवार मोदी से असहमत मतदाताओं के साथ एकजुट होने की आखिरी कोशिश में है। शायद इसीलिए राहुल गांधी घोर हताशा में असंसदीय भाषा का सहारा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके संभवतः वो अपने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। अगर मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा से राहुल के मुस्लिम समर्थक खुश होते हैं तो मोदी के हिंदू समर्थक अपने नेता के पीछे एकजुट भी होते हैं। तो देखा आपने यह कार्यक्रम, आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि नेता हमारे किस तरह एक दूसरे की खिल्लियां उड़ाते हैं, उनके मर्यादा को भंग करते हैं
और जनता के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश नहीं करते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने लिए और खास करके समाज के लोगों के लिए ये बताना जरूरी कि कौन किसके लिए क्या कहता है और किस तरह से उनके प्रति अपने व्यवहार को जाहिर करता है, क्योंकि राजनीति देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि देश की गरिमा को और भी अच्छे तरीके से सजा संवार कर लोगों के बीच प्रस्तुत करने का नाम ही सामाजिक जीवन होता है। नमस्कार, देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।